हेलो दोस्तों, आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपने पास ये एक न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाहर क्या प्रेजेंट अपने पास इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉन और इस प्लस यानी कि प्रोटॉन के बीच में एक दो चार्ज के बीच में क्या रहा होगा, एक अट्रैक्शन रहा होगा, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं मिनिमम एनर्जी दूंगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से निकल के कहां चला जाए, बाहर। बाहर मींस इस अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर ले या जीरो कर ले, उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये अट्रैक्शन जीरो कब होगा, जब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसको इतने डिस्टेंस पे लेके जाएंगे जब इनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हैं। द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell of neutral isolated gaseous atom। मतलब क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम एनर्जी देंगे मिनिमम। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, वो वैलेंस सेल से निकलेगा। कहां से निकलेगा, वैलेंस सेल से। और वो एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। न्यूट्रल मींस एटम पे कोई चार्ज ना हो, यानी कि वो कैटायन एनायन की फॉर्म में ना हो, उस एटम की निकालेंगे। कैटायन एनायन का भी जिक्र करेंगे लास्ट में, होगा क्या, कैसे उसे बता सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आइसोलेटेड मींस वो एटम अलग किया जाएगा, उस पे किसी दूसरे एलिमेंट का, एटम का ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। यानी कि कम से कम एनर्जी देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन कौन सा जो वैलेंस सेल में प्रेजेंट है वो बाहर हो जाए, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाए, जीरो। यानी कि इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। ये एनर्जी नहीं, इनके बीच में जो अट्रैक्शन था उसकी वजह से वो एनर्जी जीरो हो जाए। जैसे हमने बताया था, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने एनर्जी को डिफाइन किया था -13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी। जब मैं जेड इफेक्टिव का जो स्क्वायर है, जब जेड इफेक्टिव को ही जीरो ले लूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही जीरो है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी जब क्या हो जाए, जीरो, ये अट्रैक्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, या फिर जीरो हो जाए। जीरो ही बोलिए आप, जीरो हो जाए। तो ये हमने क्या किया, डिफाइन। अब मान लीजिए अपने पास क्या है, एक एटम ए है, वो गैसियस फॉर्म में है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दी, और 1 देने के बाद क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, A प्लस गैसियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। इसको हम क्या नाम दे देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 किसके लिए, A एटम के लिए। ये लिख दिया जी, A एटम। अब A प्लस में से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, A प्लस किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, फिर एनर्जी दी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर 2 प्लस हो जाएगा, या +1 था, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा +2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 किसके लिए, A प्लस के लिए। किसके लिए जी, A प्लस के लिए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाएगी, किसके लिए, अब A के लिए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि A में से एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, फिर उसके बाद ये आया, फिर ये निकला, A में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसकी, A के रिस्पेक्ट में। ये हो गया जी। अब मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन हम निकाले, इसमें से 2 प्लस गैसियस फॉर्म में था, फिर एनर्जी दी, फिर किस में कन्वर्ट हुआ, +3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी 1 किसके लिए, A2 प्लस के लिए, इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी 2 किसके लिए, A प्लस के लिए, और आयोनाइजेशन एनर्जी 3 किसके लिए,
ये लिख देंगे 3, किसके लिए, ए के लिए, यानी कि ए में से इलेक्ट्रॉन निकला पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ए के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 3 होगी। ये एक ही प्रोसेस की है इसलिए इक्वल है। ये देखिए एक ही प्रोसेस की चल रही है, अगर अलग अलग प्रोसेस की होती तो ये इक्वल हो भी सकती थी और नहीं भी, अमूमन ये मानी नहीं होती। अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहां पे क्या लिखूंगा, ए गैसियस कन्वर्ट किस में हुआ, A3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये होगी ओवरऑल प्रोसेस। अब ये 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस, ये सारे क्यों नहीं लिखे, देखो 1 प्लस रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट में कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि अपने पास 2 बचेंगी और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये होगी ओवरऑल प्रोसेस। अगर मैं इस ओवरऑल प्रोसेस की जो एनर्जी है उसको डेल्टा एच कहूं तो फिर क्या होगा, हमने थर्मो में हैश लॉ पढ़ा है जी, क्या पढ़ा है जी, हैशिज लॉ। हैश लॉ क्या कहता है, किसी प्रोसेस की टोटल एनर्जी क्या होती है, उसमें जितने स्टेप होंगे उसकी एनर्जी के इक्वल होगी, जितने स्टेप होंगे उनकी एनर्जी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 3, ये तीनों को ऐड कर देंगे, हम इसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। ये क्यों बताया, एक नंबर का सवाल जबरदस्त बनता है, यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू दे दे, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दे दे और सेकंड पूछ ले, या फिर यह करे 1 और 3 का क्या दे दे, रेशियो दे दे। मान लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी 1 आयोनाइजेशन एनर्जी 3 का रेशियो कितना दे दे, 2/1, मतलब ये रेशियो कुछ भी दे दे, 1/2 कुछ भी दे दे, मतलब मान के चल रहे कि ऐसा रेशियो दे दे, और हमसे क्या पूछ ले, 1 और 3 का रेशियो दे दिया और सेकंड वाली पूछ ले। अब हम इनको एक दूसरे के टर्म में रख लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो अपने पास ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आ जाएगी। या हो सकता है ये ना दे, दोनों एनर्जी डायरेक्ट दे दे, इसकी कुछ वैल्यू दे दे, इसकी दे दे, ये पूछ ले और इसकी वैल्यू दे दे। ठीक है, ये सवाल यहां से बन सकता है, न्यूमेरिकल बहुत जबरदस्त बन सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में है। आइए अब देखते हैं, अब ये जो एनर्जी है एक ही रिएक्शन की है, अगर एक ही रिएक्शन ही है तो 1 2 3 यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन रहा होगा। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी 1 यानी कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये किस फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में। पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम है पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा, और थर्ड में देखो इसमें 2 प्लस हो गया, इसमें से निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 3। ये इनका सीक्वेंस आ चुका है जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड मैक्सिमम होगी, फिर 2, फिर 1। अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 4 के बारे में आप सोच रहे हैं तो सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं, 3 तक ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन ले लूं या फिर बोरोन में तो 3 भी नहीं निकलते, जब इनकी बात आती है तो 4 इलेक्ट्रॉन देने क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं, तो हम 3 तक ही जिक्र करते हैं, मोस्टली बुक्स 3 तक ही बताती है, उसकी यही वजह है। आइए अब कंपैरिजन कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंट, कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, आओ थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले देखेंगे किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, फैक्टर देखेंगे और उसके बाद कंपेयर कर देंगे डिफरेंट एलिमेंट की। आइए बहुत आसान है जी, बस देखते जाइए बोर्ड पे, बहुत ही ज्यादा आसान है, मजा ही आ जाएगा। कई तो ऐसी सीक्वेंस आएंगी मतलब पागल हो जाए, कमाल कातिल बातें। सर्दी की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ जाती, तो आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, मैंने बात करी आयोनाइजेशन एनर्जी की, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। देखिए अब करते हैं चर्चा आयोनाइजेशन एनर्जी की।
किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करती है, यानी कि सबसे पहले फैक्टर पढ़ने होंगे, उसके बाद कंपैरिजन होगा। कौन सा फैक्टर कब लगाएंगे वो भी चर्चाएं होंगी। ये लिख दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा ले लेते हैं, ये लिख दिया यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी किस फैक्टर पे अफेक्ट करती है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हमने पढ़ा था Z इफेक्टिव किसके इक्वल आया था, ये आया था जी किसके, Z माइनस सिग्मा के। और सिग्मा क्या था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर, यानी कि जब ये बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा, या ये कह लीजिए ये बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, यानी कि ये क्या रहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा होगा। तीसरी बात मैं करता हूं साइज की, ये साइज के क्या रहा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा होगा। अगली बात मैं करूंगा किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट मैं फैक्टर पढ़ूंगा क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसे लगता है, क्या होता है ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, कब लगेगा, जब n क्या रहा हो, n की वैल्यू रही हो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l उसकी वैल्यू क्या रही हो, डिफरेंट रही हो, तब पेनिट्रेशन इफेक्ट काम करेगा। आइए देखते हैं क्या होता है पेनिट्रेशन। अब सीक्वेंस में रख लेते हैं एलिमेंट को, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं सेकंड की बात कर लेते हैं पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जब इनकी बात करते हैं सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, तो इसकी हो जाएगी 2s2, इसकी हो जाएगी 2s2 2p1, कार्बन की 2p2, ये नाइट्रोजन 2p3 2p4 2p5 एंड दैट्स 2p6, दैट्स इट। ये हो जाएगा यहां पे, ये 5 है, ये 6 है। अब देखिए जब मैं अलोंग द पीरियड जाता हूं, अलोंग द पीरियड जाता हूं, Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, 0.65 इंटू n+1 इस फैक्टर से इंक्रीज करता है। ये हम पढ़ चुके इससे पहले वाले लेक्चर में। यानी कि Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या रही होगी, इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो भी इंक्रीजेस, या ये कह लीजिए जैसे लेफ्ट टू राइट जाऊंगा साइज डिक्रीज करेगा, और साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। लेकिन ट्रेंड देखिए, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, लेकिन यहां पे देखिए बेरिलियम और बोरोन में क्या रहा होगा, n की वैल्यू क्या है, n मतलब जो आगे नंबर लिखा हुआ है देखो 2p2, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू यहां भी क्या 2, l की वैल्यू क्या, यहां l की वैल्यू s है 0, l की वैल्यू क्या है 1। कैसे आती है, l की वैल्यू हम लिखते हैं 0 1 2 3, यहां पे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। s के सामने क्या है 0, तो 2s के लिए हमने लिखा l की वैल्यू 0, p के लिए 1 लिखी, ये रही जी p की वैल्यू 1। यहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट काम करेगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट काम करेगा, ये जो 2s है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और ज्यादा पास है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसमें ज्यादा रहा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना वहां से क्या रहा होगा, डिफिकल्ट, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये बनेगा। अब इनमें क्या होगा, अब इसमें हमने क्या देखा, इन दोनों फैक्टर में इसमें Z इफेक्टिव था और एक पेनिट्रेशन इफेक्ट था। डोमिनेट कौन किया, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये केवल और केवल साइड वाले पे। अगर मैं इसके और आगे जाता हूं, बेरिलियम की कार्बन से कंपैरिजन करता हूं, n की वैल्यू 2p2 और 2 सेम है, n की वैल्यू यहां पे क्या है 2, और l की वैल्यू यहां भी क्या है p के लिए 1। इसके कंपैरिजन में n सेम l डिफरेंट, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब जो पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा इसमें Z इफेक्टिव 1+1 यानी कि क्या इंक्रीज कर जाएगा, 1.3 के आसपास इंक्रीज कर जाएगा, जो वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो यहां पे जब जाते जाते पेनिट्रेशन इफेक्ट और ये क्या है
जेड इफेक्टिव, तो डोमिनेट कौन करेगा जी, इसमें करेगा जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, कार्बन की, किससे, बोरोन से भी ज्यादा और बेरिलियम से भी ज्यादा। अब इसमें नाइट्रोजन की सीक्वेंस देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, यहां है जी 3, ठीक है जी। अब पी की बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, पी में इलेक्ट्रॉन है 4 और 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहा होगा, मुश्किल। और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर अप है और पेयरिंग है, तो वैसे दूर दूर जाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी देते क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की, क्योंकि हाफ फील्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पहले क्या रहा होगा, रिपल्सन। अब फ्लोरीन की बात करता हूं, फ्लोरीन में लीजिएगा, फ्लोरीन में तो 2 पेयर हो जाएंगे, ऐसे तो ऐसा सोच सकते हो आप। लेकिन जैसे यहां से इस वाले पे जाऊंगा फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की, और नियोन की तो सबसे ज्यादा होती ही है। यह है जी सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस बना, सबसे ज्यादा किसकी, यहां लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू आई किसकी, नियोन की। उसके बाद कौन आया है जी, फ्लोरीन। उसके बाद आना कौन चाहिए था, ऑक्सीजन, बट कौन आया, नाइट्रोजन। क्यों, यह हाफ फील्ड की वजह से। अब कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन आना चाहिए था, बोरोन, बट कौन आएगा, बेरिलियम, क्योंकि फुली फिल्ड बट नॉट नोबल गाइस कॉन्फ़िगरेशन, बीई। यहां पे फिर क्या आएगा, बोरोन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, लिथियम आएगा। ये आएगा जिसका सीक्वेंस आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब इसके नीचे कंपेयर करूं, ये सेकंड की बात कर रहा था मैं, सेकंड पीरियड। अगर थर्ड पीरियड की बात करूं, इसके नीचे वाले ही लिख दो जस्ट। जैसे नियोन के नीचे आर्गन आएगा, यहां पे क्लोरीन आएगा, यहां पे फास्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे यहां पे सल्फर, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, यहां पे एल्यूमिनियम और यहां पे सोडियम। ये होगा थर्ड पीरियड। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। दूसरी बात, आप इसी को शॉर्ट ट्रिक कैसे अपना सकते हैं, शॉर्टकट कैसे लिखें। देखो, जब मैं उधर से इधर जा रहा हूं, इसमें क्या करूंगा, देखिए लिथियम, ये जो ये लिखे हुए इनमें काम चलाते हैं। अब इसमें सेकंड पीरियड देखिए, क्या देखिए, सेकंड पीरियड का ये रहा जी पूरी लाइन। अब इसमें ग्रुप नंबर आप चेक कीजिए, एक तो 2, एक ग्रुप नंबर कितना 15 और एक ग्रुप नंबर कितना 18, ये 3 चेक कर लीजिए। ग्रुप नंबर 18 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम, ये देखो जी नियोन सबसे मैक्सिमम है। अब सीक्वेंस लगाएंगे अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, कम। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये जो दोनों ग्रुप आएंगे सेकंड और 15, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या रही होगी, ज्यादा। किससे, बस नेबरिंग से। किससे ज्यादा, केवल नेबरिंग से। मतलब उस साइड और इस साइड आओ, ग्रुप नंबर 2 देखो, लिथियम से ज्यादा और बोरोन से ज्यादा। अब ग्रुप नंबर 15 जिसे हम क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड, ये क्या फुली फील्ड, यानी कि देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं फुली फील्ड, और ये 15 वाले हाफ फील्ड। इसकी किससे ज्यादा, दोनों पड़ोसियों से ज्यादा है। और वैसे सीक्वेंस ऐसे ही चलेगी, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो आप अगर ये रूल ना लगाएं तो आप डायरेक्ट ये याद कर रखें और आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। और आगे मीन्स देखिए कैसे हम करते हैं आगे थोड़ा सा। अब मान ले पॉजिटिव चार्ज हम लेके चल रहे हैं, ये जो सेकंड था लिथियम था, लिथियम की जगह लिथियम प्लस, बोरोन हो कार्बन हो कुछ भी हो, उनकी जगह क्या लगा देंगे, प्लस। यानी कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हम कंपेयर करेंगे। देखिए कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लिखेंगे जी यहां पे क्या, यहां पे लिखा लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, बोरोन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, यहां पे क्या लिखेंगे, नियोन प्लस। अब ये हमने लिख दिया, इनके नीचे क्या लिखेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन रह गए 2, यानी कि 1s2, यहाँ पे 1s2, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो
1 हो गया 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3 और ये क्या हो गया 2p4। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आएगा जी, ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे 2p3, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s2, 2s2, 2p4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से 3 हो गए। इसमें एटॉमिक नंबर 9, ये लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें प्लस चार्ज आएगा तो 2p कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। हम तो बह ही गए थे pp लिख के। तो अब देखिए ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, यानी कि ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम की, और हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इसका तो कोई मैटर ही नहीं, सबसे ज्यादा हो गई। अब वही कंपेयर करें, ग्रुप नंबर 2 छांटे यानी कि सेकंड ग्रुप ये रहा, ग्रुप नंबर 15 छांटे यानी कि p में इलेक्ट्रॉन 3 ये रहा, और ग्रुप नंबर 18 छांटे p में इलेक्ट्रॉन 6 वो है ही नहीं, यानी कि इसकी ज्यादा किससे, नेबरिंग से। आओ लिखते हैं, लिथियम होगी जी, लिथियम प्लस सबसे ज्यादा। अब उसके बाद ग्रुप 18 आना चाहिए था, 18 है ही नहीं। फिर कौन आएगा, Ne+, फिर उसके बाद F+ आना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा पड़ोसियों से ज्यादा, यानी कि फिर आएगा O+, फिर आएगा F+, फिर इधर जाते जाओ फिर आएगा N+, फिर इधर कार्बन प्लस आना चाहिए था, बट कौन आएगा, बोरोन, क्योंकि पड़ोसियों से ज्यादा दोनों से। यह आ गया जी बोरोन प्लस, फिर कार्बन, फिर Be+। ये रहा जी सीक्वेंस। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे जैसे उधर जा रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है कम, बट इन ग्रुप्स को आप याद रखें, सेकंड दोनों पड़ोसियों से ज्यादा, और ग्रुप नंबर 15 p में इलेक्ट्रॉन 3 हाफ फिल्ड दोनों पड़ोसियों से ज्यादा। बस बाकी सीक्वेंस क्या रही होगी सेम। इनके नीचे थर्ड का भी लिख सकते हैं आप। थर्ड का कैसे लिखेंगे, लिथियम के नीचे Na+, Ar+, सल्फर प्लस, ऐसे चलता जाएगा। ये था जी थोड़ा सा कंपैरिजन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब चलते हैं ग्रुप्स में, ये बातें पीरियड की। ग्रुप में कैसे हम निकाल सकते हैं, बेहद आसान है। पूरे के पूरे ग्रुप छाप लेते हैं पहले। ग्रुप नंबर फर्स्ट की जब बात करते हैं, किसकी, ग्रुप नंबर 1 की, तो यहां पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। यहां पे लिथियम, सोडियम, हली ना की रब से फरियाद, ये है जी फ्रेंसियम। जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, साइज के इनवर्सली थी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि वो क्या होगी डिक्रीज, यानी कि लिथियम की ज्यादा, फिर सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। लेकिन इसमें देखें, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा ट्रेंड होगा, क्योंकि जब मैंने क्या पढ़ाया था, साइज पढ़ाया था, तो कौन सा इफेक्ट था यहाँ पे, रिलेटिव स्टिक। कौन सा है जी, रिलेटिव स्टिक इफेक्ट। रिलेटिव स्टिक इफेक्ट, रिलेटिव स्टिक इफेक्ट की वजह से साइज में चेंज आया था, और साइज की वजह से ही बस ये चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे फ्रेंसियम और यहाँ पे सीजियम, बस ये चेंज हो जाएंगे, बाकी इसमें सेम रहेगा। अब ग्रुप नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या है, BeMgCa, BMG का सरबारा, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, वही बात। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, लीजिए डिक्रीज करवा देंगे, बट इसमें फिर से रिलेटिव स्टिक इफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये ऊपर लिख देंगे, ये नीचे लिख देंगे, किसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी में। अब बात करते हैं, 1 मिनट के लिए डी वाले छोड़ देते हैं, 10 के 10 छोड़ देंगे, डी वाले 10 ग्रुप छोड़ दिए। अब ग्रुप नंबर किसकी बात कर लेते हैं एक बार, 13 की। कंपैरिजन वो भी होगा, देखते जाइए। यहां पे आएगा पना, आलू, गोभी, इन, तिल। यहां पे क्या आया था, थैलियम से पहले यहां पे क्या आए थे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आए थे, उनको हमने क्या बोला था, इससे पहले इफेक्ट लगा होगा, इस इफेक्ट को हमने क्या बोला था, इसको बोला था जी लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। क्या है जी, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जो साइज में क्या था, चेंजेस आ रहे थे, साइज में इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं रहा था, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में आएगा। जब हम इनकी चर्चा कर रहे थे, यहां पे क्या आया था, यहां पे आया था जी डी कंट्रैक्शन।
जिसे कई बुकों में आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, उसे स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि स्कैंडियम यहाँ पे आता है, यानी कि होता तो डी कंट्रैक्शन है। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये भी तो कॉन्ट्रैक्शन है, किसका? एफ का। एफ कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनोइड, डी कॉन्ट्रैक्शन क्या? स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप डी कॉन्ट्रैक्शन बोले। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने के लिए आप क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट कर लें। ये रहा जी ग्राफ। यहां पे क्या, इस साइड जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी और इस साइड एटॉमिक नंबर क्या करते जाएंगे, इंक्रीज, या फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इस साइड चले जाएंगे। तो यहां पे डब्ल्यू बना दे, आपको याद होगा, थोड़ा सा टिल्टेड डब्ल्यू, तिरछा डब्ल्यू ऐसे बना दे। यानी कि सबसे ऊपर बोरॉन, बना, आलू, गोभी, इन, तिल, इसको क्या कर दें, एक्स्ट्रापोलेट करें, यहां पे मिला दें। ये लीजिए मिला दिया जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा कौन, बोरॉन, फिर कौन, थैलियम, फिर कौन, गैलियम, फिर कौन, एल्यूमिनियम, सबसे लास्ट में इंडियम। अब ये जो इंक्रीमेंट हुआ इसकी वजह है जी डी कॉन्ट्रैक्शन। डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज्यादा, किससे, एल्यूमिनियम से। अब इसकी क्या वजह है, ये क्यों ज्यादा, इसकी वजह क्या रही है जी, इसकी वजह है जी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये क्या करके थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो हम देख सकते थे, लेकिन डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आ गया। ठीक है जी, कई बुक एक्सेप्शन बोलती है कि एक्सेप्शन आ गया, लेकिन कुछ नहीं, ये डी कॉन्ट्रैक्शन है और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनकी वजह से ही हुआ है बस। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 की, 14 ग्रुप नंबर की। कहे शिव जी सुने पार्वती। अब देखिएगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम। अब इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट अभी भी रह जाता है, किसकी ज्यादा हो जाती है, पीबी की, लेड की। अब ग्रुप नंबर 15 पे चलते हैं। 15 पे क्या था, ना पी एसिड सब बिगड़ेगा। यानी कि देखिए, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से क्या रही होगी, डिक्रीज। यानी कि ऐसे चलते ट्यों ट्यों, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एक बात सुनिएगा, इसमें साइज में आयोनाइजेशन एनर्जी में चेंज देखो कितना। थैलियम कहां पे, सेकंड नंबर पे। इसमें क्या हुआ, ग्रुप नंबर 13 से 14 पे गए, अभी भी इनमें चेंज आया है लेकिन कम आया है, पीबी ऊपर ऐसे नीचे। और जैसे आगे जाएंगे इनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो रही है, इक्वल। लेकिन अब देखिए आगे चलते हैं, ओस से टिप्पो, यानी कि इसमें तो कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वही रहेगी, क्या, डिक्रीज करती रहेगी। ये था जी ट्रेंड अपना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 वही रहेगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की। अब चलते हैं जी डी वालों की तरफ। डी वालों का क्या पंगा रहा होगा, आइए देखते हैं डी की तरफ। डी के बहुत ही मजेदार है, एक्सेप्शन आप बोल सकते हैं, कई लोग कि एक्सेप्शन आते हैं, बट उनके कुछ ट्रिक्स है याद करने के, वो बताएंगे और एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे देने की थोड़ी बहुत। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं डी वालों की, डी में आता है कौन कौन है, ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन आता है जी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और यहां पे क्या आ गया, जिंक। इनके नीचे लिखेंगे सेकेंड ईयर लाएंगे एक्टिवा, लेकिन ये नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाता है। टाई जरा, ZR जिरकोनियम, हाफ, वो नवाब था, कर्मों वाली, वही बात अच्छी जो मन तक रहे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जब टेस्ट होता कोई आगे नहीं आता,
जिन कनाडा होगा। इसको बोला जाता 3D सीरीज जी, इसको बोला जाता 4D सीरीज, और इसको क्या बोलते हैं जी 5D सीरीज। ये सीक्वेंस थी जिसकी। अब देखिए, अब इसमें सीक्वेंस क्या है, जब पहले में है चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर लेगी। लेकिन अब इफेक्ट लगने शुरू हो जाएंगे ग्रुप 4th में, ये थर्ड था, थर्ड में नहीं 4th में लगने शुरू हो जाएंगे। कैसे, देखिए एक वर्ड याद रखें आप, क्या, त्रिवकर्णी। त्रिवकर्णी मीन्स टी से क्या टाइटेनियम, वी से क्या वेनेडियम, कर मतलब क्रोमियम, और अणी से क्या रखें एनआई। जब जब ये आएंगे इसमें क्या रहा होगा, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, कहां जाओगे, डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यह बात आप ध्यान रखें, ठीक है जी। मतलब इसमें देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये रहा होगा, फिर वेनेडियम वाले में ये रहा होगा, क्रोमियम वाले में ये रहा होगा, और निकिल वाले में भी यही रहा होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। अब जो बाकी बचे हैं उनको कैसे आप याद रखोगे, छोटी सी बात याद रखेंगे, आप टिक के साइन से याद रखेंगे। अब एक्सप्लेन भी करेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, किसी में ये ट्रेंड है, किसी में ये, और किसी में टिक वाला। टिक वाला कैसे है, बेहद ही आसान है। ये है जी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज, ये है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या करेंगे, इंक्रीज। तो आप टिक का साइन लगाएं यहां ऐसे, यानी कि यहां क्या रखें 3D, यहां क्या रखें 4D, और यहां क्या रखें 5D। जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, ये है जी 5D की, उसके बाद है जी किसकी 3D की, और सबसे लास्ट में कौन आएगा 4D। ये किन की कहानी है, ये बचे हुए 5 ग्रुप की कहानी है। कैसे, इट मीन्स ऐसे कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए हम इसकी ले लेते हैं, मैं मन तक रहे, मतलब 5D कौन है, देखिए 5D ये रहा जी 5D, ये रहा RE, सबसे आगे RE, फिर 3D में देखिए RE, फिर Mn आएगा, और सबसे लास्ट में सबसे कम एनर्जी टेक्नीशियन की होगी TC आएगा। ऐसे ही इसमें जब देखेंगे सबसे ज्यादा OS, फिर Fe, फिर RU, फिर सबसे ज्यादा इसमें IR, फिर CO, फिर RH। ऐसे ही सबसे ज्यादा AU, फिर CU, लास्ट में AG। ऐसे ही HG सबसे ज्यादा, Zn, फिर सबसे कम किसकी, कैडमियम मरकरी की। ऐसा क्यों हो रहा, जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं जी डाउन द ग्रुप जाते टाइम क्या होता है, ऑब्वियसली बात है साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन कमाल की बात है इसमें Z इफेक्टिव भी, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी के Z इफेक्टिव क्या होता है, डायरेक्टली, और जो साइज है वो क्या होता है, इनवर्सली। यानी कि डाउन द ग्रुप जाऊंगा साइज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज, लेकिन साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। बहुत ही आसान है, इसीलिए ये ट्रेंड है। यानी कि किसी में बढ़ेगी, किसी में इंक्रीज करेगी, कभी साइज डोमिनेट करेगा, कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव डोमिनेट करेगा। और कैसे करता है, रियलिटी में हमारे पास डेटा होता है, हम निकाल के देखते हैं, और फिर बोर्ड पे आते हैं कि हमने ये कहा वो कहा, फिर हम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात थी आयोनाइजेशन एनर्जी की। सवाल आएगा तो यही से आएगा। अब आगे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, अब इनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन वाला पार्ट मजेदार है। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन की दुनिया में। एप्लीकेशन की दुनिया में किसकी एप्लीकेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में आपका स्वागत है। देखिए ये कर देते हैं जी सफाया इसका, और फिर डिस्कस कर देंगे एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन में मज़ा आएगा। हर चीज़ की एप्लीकेशन बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी आपको। इनमें इतना मज़ा नहीं आता कॉन्सेप्ट में जितना मज़ा आप एप्लीकेशन में ले लेंगे। देखिए आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं। देखिए